हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ओके, सर्किट डायग्राम दिया है, कुछ चीज़ें जो थियोरेटिकल है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है पहले। बस इसका कंसेप्ट यही है कि इसमें हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा और जो एक्चुअल करने लायक चीज़ है वो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, वो मैं आपको करके बताऊंगा प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स, क्योंकि थियोरेटिकल है, वैसे भी आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, राइट। ओके, तो सर्किट सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं। सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, क्लियर। एक रियोस्टैट अटैच किया है हमने, बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है और की एक लगाया है, राइट। करंट का डायरेक्शन देख सकते हो कैसा करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैं कैपिटल आई लेता हूँ, करंट कैपिटल आई इज अवर करंट, राइट। ऐसा कुछ करंट का डायरेक्शन है। क्या आप पढ़ रहे पहले वो सुनो। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ ये वर्ड का बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का। ओके, तो मैं एकदम डिटेल में स्टार्ट करता हूँ बताने। देखो क्या होता है, जब भी इस सर्किट से करंट फ्लो होने स्टार्ट होता है, जैसे हमने की को क्लोज कर लिया, इस सर्किट से करंट फ्लो होने स्टार्ट होगा और अगर करंट में चेंजेस आया, क्या आएगा करंट में चेंज। देखो इतना तो क्लियर है, जब करंट फ्लो होने स्टार्ट होगा, ये कॉइल से जब करंट फ्लो होगा ऐसा ऐसा, तो ये कॉइल अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होगा तब तक जब तक ये इसमें से फ्लो होने वाला करंट स्टेशनरी है। जब तक स्टेशनरी करंट का मतलब क्या होता है, देखो स्टेशनरी वर्ड मतलब कैसा, आप ऐसा बोल सकते हो, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड तब आता है जब कांस्टेंट करंट, स्टेशनरी बोलना थोड़ा ठीक नहीं होगा, कांस्टेंट करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा ये कॉइल वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर है। लेकिन जैसे ही इस कॉइल से फ्लो होने वाले करंट में चेंजेस आता है, इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें भी चेंजेस आएगा और ये कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझो एज्यूम करो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ऐसे, ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है जब करंट कांस्टेंट था। जैसे ही करंट वैरी करने लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा हो गया, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कम ज्यादा मींस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक हो जाएगा, राइट। वो जो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल का जो भी दिख रहा है, ये जो भी है इसको कट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इस कॉइल में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज स्टेटेड बाय लेंजेस और फैराडेस लॉ। पढ़ा है हमने ऑलरेडी लेंजेस लॉ, फैराडेस लॉ क्या होता है। फैराडेस लॉ के हिसाब से क्या होता है, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो कोई कॉइल से लिंक होता है तो वो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है, क्लियर है। यहाँ पे भी वही होने वाला है, ध्यान देना, फिर से एक बार बता देता हूँ। जब तक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो कॉइल है ये स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेडी करंट की वजह से स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, जैसे ही करंट में चेंजेस आता है, क्योंकि हमने रियोस्टैट लगाया है तो आ सकता है चेंजेस, जैसे ही मैंने करंट में चेंज कर लिया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो कॉइल बना रहा था इस करंट की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा और वो जो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल से लिंक हो जाएगा। एक बार वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से लिंक होता है तो वो टाइम पे क्या होगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये वाला ईएमएफ, ये तो हमने अप्लाइड, जो बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है वो है कैपिटल ई। जो ईएमएफ इस कॉइल में लिंक होगा, ये जो ईएमएफ इस कॉइल में लिंक होगा, ये किस चीज की वजह से हो रहा है, इस कॉइल के हुआ क्या, पहले कॉइल से करंट फ्लो हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी, कॉइल के करंट में चेंज आया इसलिए कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसी कॉइल से लिंक हो गया। मींस दिख रहा है वर्ड समझ में आ रहा है, सेल्फ का मतलब क्या है, मींस ईएमएफ आया है कॉइल में, किसकी वजह से आया है, इस कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज दिखाया उसकी वजह से ही इस कॉइल में ईएमएफ आ गया। मींस कॉइल में ईएमएफ आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, उस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कॉइल नहीं बनाया है। तो सेल्फ हुआ ना ये बात यहाँ पे, तो सेल्फ वाला पार्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ वाला वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इस कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो वैरिंग था। वैरिंग क्यों था, क्योंकि करंट वैरिंग था, क्लियर पॉइंट है। ओके, तो डिफरेंट आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, किस वजह से, जो मैं बोल रहा हूं देखो यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू इटसेल्फ बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो थ्रू द सेम कॉइल, यही तो डिफाइन है। द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू इटसेल्फ। देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा, ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू इटसेल्फ, खुद के करंट में चेंज आया इसलिए कॉइल में क्या ईएमएफ, कॉइल में क्या इंड्यूस हो गया है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है।
तो यही मैंने लिखा है, द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू द सेम कॉइल, या फिर थ्रू इटसेल्फ लिख सकते हो आप, इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हुआ है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ इंडक्शन हुआ है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट है, बात समझ में आ रही? मैंने क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे एक डिफाइन बताया है कि सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है। बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जब एक कॉइल के करंट में चेंज आता है तो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, जिसकी वजह से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। सेल्फ वर्ड क्यों है, कॉइल का ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल में ही ईएमएफ आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूस या फिर द फिनोमिनन ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ in the coil due to change in the current through itself या फिर through the same coil is called as phenomenon of self inductance और self induction। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक बात का जरा मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे। पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं करंट बढ़ाऊं यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने करंट कम कर दिया तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। अच्छा, हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऑब्वियस वही काम करने वाला है। अगर मैं करंट का वैल्यू बढ़ाऊं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, अगर मैं करंट का वैल्यू कम कर दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने जो बोला वो आपका सेकंड पॉइंट है, देख सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है फाई वो किसको प्रोपोर्शनल है, करंट को। चलो इस पे कुछ मैथमेटिक्स करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। जो मैंने ऑलरेडी थियरी में लिखा है वो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स में करके बताया, राइट। फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। क्लियर। अच्छा, जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा दो चीजें आएंगी, एक आएगा इक्वल टू और एक आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलो यूज करते हैं, देखते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाता हूं मैं, आई विल गेट फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है एल इंटू आई, राइट। अगर मैं यहां से एल का आंसर निकालना चाहूं, वैल्यू ऑफ एल विल बी इक्वल टू फाई अपॉन आई। देख रहे हो पॉइंट, ये क्या निकाला मैंने। अच्छा, ये एल के बारे में कुछ बता दूं मैं, एल क्या होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एल है क्या, राइट। एल का एक नाम है, वैसे देखा जाए तो एल इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एल को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटने के बाद आया हुआ है एज अ कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका और भी कुछ नाम है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है, या फिर आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हो। ये दिख रहा है, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये इसी पैरामीटर के बारे में हम बात कर रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं, वैसे यहाँ पे जो है एल से डिनोट किया जाता है, आप समझ लो। एल इंडक्टेंस होता है, एल इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस को हमने जस्ट बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल का मतलब एक्चुअल में इंडक्टेंस होता है, राइट, ओके। तो ये जो एल है इसके बारे में हम बताते हैं, ये क्या है एल। एल को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, ये बोला जा सकता है। इसको आप एक और चीज बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। दो नाम है, एक तो है सेल्फ इंडक्टेंस और एक जो सेकेंड नाम है वो आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और एक दूसरा नाम जो है सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो ये फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। तो अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है इसी से मैं एक डिफाइन बनाने वाला हूं जो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, राइट। देखो एल क्या है, एल को पहले समझो। एल का दो नाम है हमारे पास, एक नाम है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर, ओके। तो एक्चुअल में हम यही यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करेंगे हम। दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल टू द मींस अपॉन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कॉइल। क्लियर, एकदम सिंपल सा डिफाइन बना दिया, देख के बना दिया, राइट। पॉइंट ध्यान दो एक बार फिर से, लास्ट टाइम। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is defined as the ratio of magnetic flux through the coil to the current flowing through the same coil। देख सकते हो मैंने जो बोला वही आपका पॉइंट यहाँ पे है, जो मैंने अभी जस्ट बोला यही डिफाइन यहाँ पे लिखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द
कॉइल, या फिर सेम कॉइल भी आप बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, समझ में आया? ये पॉइंट, ये जो फॉर्मूला है इससे मैंने यहाँ पे एक डिफाइन बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझो जैसे कि ये कॉइल दिख रहा है आपको, इसमें तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने एक बार निकाला है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसमें एक ऐसे कॉइल से निकाला है सेल्फ इंडक्टेंस जिसमें सिर्फ एक ही टर्न था, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक ऐसे कॉइल से सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे जिसमें कैपिटल N टर्न्स है। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, यही डेरिवेशन में फिर से करूंगा, बट एक टर्न था तो एक टर्न से आने वाला जो फ्लक्स है वो है फाई। अगर 2 टर्न होगा 2 फाई, 3 टर्न होगा 3 फाई, n टर्न्स है हमारे पास। कितने टर्न्स है? n टर्न्स। तो यहां से जो फ्लक्स मिलेगा वो होगा n फाई। बाकी कंसेप्ट एकदम सेम, n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है? जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, हमको ऑलरेडी पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, इक्वल टू हमको लेके आना है, साथ में लाना है l और यहाँ पे होगा I। L का आंसर चाहिए, जैसे हमने यहाँ से L का आंसर निकाला था, याद है? सेम, चलो L का आंसर निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू हम देखो कैसे लिखेंगे। n होगा एज इट इज, दिस फाई एज इट इज अपॉन I। क्लियर? ये भी हमने एक फॉर्मूला बना दिया, कुछ नया चीज नहीं है। देखो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला ही है, बस चेंज ये है कि ये तब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं जब कॉइल में एक ही टर्न है, राइट। n टर्न्स के लिए आपको जस्ट ये जो फाई दिख रहा है, ये फाई को n से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस, और यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू अ कॉइल व्हिच हैज n टर्न्स। क्लियर? चलो, तो आगे कुछ बताता हूं मैं आपको, इस L के बारे में कुछ बता दूं। ये जो L है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, राइट। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, समझ में आई बात? मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको कि जो L है, L मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक तो है ज्योमेट्री, किस चीज का ज्योमेट्री? कॉइल का ज्योमेट्री। और किसका ज्योमेट्री? कॉइल का ज्योमेट्री। और सेकंड जो है, सेकंड ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है, कॉइल का मटेरियल, राइट। जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, द इंडक्टेंस और L जो आप लिखा है, L डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, एंड दूसरा चीज है मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो वही मैंने आपको बताया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी L का 2 फॉर्मूला निकाल लिया है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और बहुत सारी चीजें पॉसिबल है वो भी करते हैं। देखो, अगर मैं फैराडेस का लॉ यूज करूं, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, फैराडेस का लॉ सबको पता है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, अगर आप मैग्नीट्यूड पे लोगे तो, राइट। चलो, तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। वैसे मैं तो यहाँ पे साइन के साथ लूंगा, लास्ट में मैग्नीट्यूड बता दूंगा। देखो, तो फैराडेस का लॉ सिंपल ये है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, राइट। हाँ, वैसे हम 1 टर्न के लिए ही करेंगे, ज्यादा इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, n वगैरह टर्न्स नहीं लेंगे, सिर्फ 1 टर्न के लिए कर रहे हैं। 1 टर्न के लिए करेंगे तो मैं यहाँ से फाई का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फाई का फॉर्मूला है 1 टर्न के लिए, अगर कॉइल में सिर्फ 1 टर्न है तो फाई का फॉर्मूला है L इंटू आई। क्लियर? तो वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सिंस दिस फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, राइट। चलो, ये वैल्यू हम फाई यहाँ पे पुट करते हैं। सो विल गेट E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ L इंटू आई, राइट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। L क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेंगे, I बाहर नहीं ले सकते बिकॉज I इज वैरिंग। I क्यों वैरी हो रहा है? बहुत सिंपल है, करंट याद है मैंने बताया था, करंट चेंज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए ये EMF इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। करंट का चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हुआ तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो करंट का चेंज हो रहा है हमारे केस में, तो I वाला पार्ट हम बाहर लेंगे, सिर्फ L को बाहर लेंगे। सो विल गेट E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाय डी टी। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से L का फॉर्मूला निकालूं, विल गेट L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डी आई बाय डी टी, राइट। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, क्योंकि नीचे एक और स्टेप हमको लिखना है, राइट। तो दिस L कैन बी रिटन एज, ये जो हम L निकालने वाले हैं, दिस L कैन बी रिटन एज माइनस E अपॉन डी आई बाय डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस साइन आप यहाँ से हटा सकते हैं, राइट। तो ये
मैं माइनस साइन यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा अपॉन डी आई बाय डी टी। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे एल का यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया है, वैसे हमने एल का एक और फॉर्मूला डिराइव किया है यूजिंग फैराडेस लॉ। फैराडेस का लॉ यूज करके हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब इससे मैं एक डिफाइन बनाने वाला हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। तो एल, ये जो दिख रहा है आपको एल, इससे मैं एक डिफाइन बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। एल होता क्या है, दो नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या फिर आप बोलो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस सेल्फ इंडक्शन, देखो मैंने ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्शन से एक डिफाइन बना दिया है, अब एक दूसरे नाम से बनाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस से एक और डिफाइन बनाते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ, रेट क्यों, क्योंकि मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यों, क्योंकि वहां पे डी लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द सेम कॉइल। सिंपल, एकदम सिंपल डिफाइन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो पॉइंट क्या है, दिस एल मींस सेल्फ इंडक्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, क्यों बोल रहा हूं, ऑलरेडी मैंने एक दो बार डिफाइन कर लिया है। दिस सेल्फ इंडक्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द सेम कॉइल। क्लियर, एकदम सिंपल। तो मैंने जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ये देख लो, एकदम ईजी चीज है। ओके, तो जो मैंने बोला एक बार रिपीट भी करा देता हूं, मैंने तो बता दिया, फिर भी एक बार देख लो। Thus the self inductance can also be defined as the ratio of EMF induced in the coil to the rate of change of current through the coil, to the coil या फिर to the same coil लिखेंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी आप इससे ये डिफाइन याद किया जा सकता है बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। अगर समझो इस कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि करंट में चेंज हो रहा है, चेंज मींस इंक्रीज हो रहा है तो चेंज हो ही रहा है ना। तो करंट जैसे ही इंक्रीज होता है इंड्यूस्ड EMF आएगा, और ये इंड्यूस्ड EMF अपने ही कॉज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। तो ये इंड्यूस्ड EMF अपना कॉज कौन है, करंट है, करंट को अपोज करने स्टार्ट कर देगा, राइट, बात समझ में आ रही है। तो जितना करंट हम भेज रहे थे पहले, अब उतना भेज नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इंड्यूस्ड EMF ये करंट को, अप्लाइड जो भी करंट है उसको अपोज करने स्टार्ट कर दिया, उसको कम करने स्टार्ट करेगा, राइट। जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे कराने वाला हूं। पॉइंट ऐसा है कि एज द करंट इंक्रीजेस द इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द करंट, करंट को अपोज करने स्टार्ट कर देगा या फिर उसको रेड्यूस करने स्टार्ट कर देगा, ऐसा है। तो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है, व्हेन अ करंट इंक्रीजेस इन द कॉइल एंड इंड्यूस्ड EMF एक्ट्स अपोजिट टू इट, जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो इसके अपोजिट एक्ट करेगा। मींस अपोजिट एक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अपोजिट एक्ट करने का मतलब ये है कि I को कम किया जाएगा, राइट, जो I करंट है वो कम होने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कम कैसे, देखो कम होने स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमको तो करंट इंक्रीज कर रहे थे, याद है हम स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन इंड्यूस्ड EMF अब इसको कम करने स्टार्ट कर देगा, राइट। तो अगर समझो मुझे एक स्टेडी करंट मेंटेन करना है, समझो हम स्टेडी करंट को एज्यूम करते हैं I0, राइट। तो यहाँ पे तो ठीक है, स्टेडी करंट जो मैंने लिखा है इसमें मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ I0। याद रखना कि ये I0 वो वाला करंट है जो मुझे मेंटेन करना है। मेंटेन करना है मतलब क्या, इंक्रीज कर रहे थे, EMF इंड्यूस हुआ, अब इसको डिक्रीज कर रहा है EMF, लेकिन फिर भी अगर मुझे I0 करंट, स्टेडी करंट मेंटेन करना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट, वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पॉइंट ऐसा है, व्हेन द करंट इंक्रीजेस द EMF इंड्यूस्ड या फिर द इंड्यूस्ड EMF एक्ट्स अपोजिट टू द करंट, अपोजिट टू इट मींस करंट के अपोजिट एक्ट करेगा। इसलिए मुझे कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। किस लिए वर्क कर रहा हूं मैं, मुझे एक स्टेडी करंट मेंटेन करना है I0, और स्टेडी करंट है तो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, राइट। हेंस वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेडी करंट, राइट। स्टेडी करंट से स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा। मैंने स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है, मैंने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, लेकिन ये तो बट ऑब्वियस चीज है कि अगर स्टेडी करंट है तो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेंस वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेडी करंट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी ही होगा, इतना बात समझ लो। तो पॉइंट यहाँ पे हमको ये समझा, अगर करंट बढ़ाएंगे
तो ईएमएफ इंड्यूस आएगा। ईएमएफ इंड्यूस ये करंट को रिड्यूस करने स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर भी अगर हमको आई नॉट करंट मेंटेन करना है तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आई नॉट वाला जो करंट है वो स्टेडी करंट है। अगर उतना करंट आपको मेंटेन करना है तो उसके वजह से उतना मैग्नेटिक फील्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा। ध्यान देना, अब डेरिवेशन बहुत ईजी है। एज्यूम करो पावर का एक फॉर्मूला बेसिक सा होता है dw/dt, सबको पता होगा ऑलरेडी। मैं dw/dt क्यों यूज कर रहा हूँ, रीजन है वर्क हैज टू बी डन। याद है मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा, तो वर्क वाला पार्ट तो यहाँ पे आना चाहिए पावर का, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रिसिटी से पूरा गेम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको E इंटू आई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर का एक और फॉर्मूला होता है E इंटू आई, पता है ना सबको। V याद है, V तो है नहीं यहाँ पे, हमारे पास E है तो हम E यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये वाला E नहीं है, बात समझा। ये कौन सा E है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला E है, जो अभी तक हम यहाँ से लिखते आए थे। याद है जो E हम यहाँ पे लिखे ना, ये सभी ये वो वाला E है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला E है। अच्छा, तो करना क्या है वैसे, हमको वर्क डन करना है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेंस वर्क हैज टू बी डन। तो एक काम करो, ये और ये दो चीज लो और इसमें से dw हम अलग करते हैं। वैल्यू ऑफ dw विल बी इक्वल टू ei/dt। क्लियर है? एक बात और ध्यान दो, E का आंसर ऑलरेडी पीछे निकाला हुआ है, देख लो यहाँ पे इतने पार्ट में तुमको E का आंसर कहीं तो मिलेगा। किधर गया E का आंसर? मिला, E इज इक्वल टू -L di/dt। ये आंसर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा dw, याद रखना मैं ये E का आंसर कहाँ से पुट कर रहा हूँ, E का आंसर मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है ऑब्वियस, राइट। -L di/dt, ये सिर्फ मैंने किसके जगह पे लिखा है, सिर्फ E के जगह पे लिखा है। ये I वाला पार्ट अभी भी बैलेंस है, ये dt अभी भी बैलेंस है, ये dt और यहाँ का dt कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब जो हमारे पास है दैट इज dw इक्वल टू क्या बचा है, ध्यान दो, -L, ये लिखा है -L, एक I भी बैलेंस है हमारे पास, -L I और di, ये हमारे पास बैलेंस रह गया, ये हमारे पास बैलेंस हो गया। मीन्स dw का जो आंसर है dw इज इक्वल टू -L I di। एक बात जरा समझो, वर्क डन करना है। अच्छा, कब तक वर्क डन करना है? जब तक आपका स्टेडी करंट मेंटेन नहीं होता है तब तक। और वर्क डन करने स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। और कब तक वर्क डन करेंगे? जब तक I0 तक करंट मेंटेन नहीं होता है। तो अगर समझो अगर मुझे फुल वर्क डन निकालना है, ये तो स्मॉल सा वर्क डन है ना, ये तो स्मॉल वर्क डन है। अगर मुझे इनकेस समझो फुल वर्क डन निकालना है, तो अगर फुल वर्क डन निकालना है तो वो केस में क्या करना पड़ेगा, वो भी बहुत ईजी है, देखो कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे फुल वर्क डन निकालना है तो स्मॉल वर्क डन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो बहुत ईजी है। इंटीग्रेट, अच्छा इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने बताया अभी, जीरो से वर्क डन करने स्टार्ट करेंगे और जब तक स्टेडी करंट मेंटेन नहीं होता है, स्टेडी करंट मींस I0 वाला करंट मेंटेन नहीं होता तब तक करेंगे। तो जीरो से हमने स्टार्ट किया वर्क डन करना और I0 तक जाने वाले, राइट। क्लियर है? हाँ, किसको इंटीग्रेट करना है? स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन का आंसर देख लो, -L I di, -L I इंटू di। क्लियर है? ऑलरेडी सबको पता है इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट चीजें होती है उसको बाहर लेते हैं। L को मैंने पहले ही बोला, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नाम में ही कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे उसको। -L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू I0 I इंटू di, राइट। ये तो बेसिक सा मैथ्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, देख लो। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx का जो आंसर होता है ये होता है x²/2। क्लियर? x dx का आंसर x²/2, तो I di का आंसर क्या होगा, I²/2, राइट ना। तो इधर ही आगे ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आगे और यहाँ पे काम करना बाकी है। तो ये चीज़ रॉन्ग नहीं है, इस चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ पे लगने वाला है इसलिए। तो ये जो हमने -L बाहर लिया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू I0 लिखा था I di, राइट। मैंने अभी जस्ट वहाँ पे फॉर्मूला बता दिया, देखो x dx का फॉर्मूला x²/2 होता है, तो I di का फॉर्मूला I²/2 होगा, तो हमारा आंसर होगा -L I²/2। लेकिन एक बात भूलो मत, यहाँ पे हमको लिमिट अप्लाई करना है फ्रॉम 0 टू I0, राइट। लिमिट अप्लाई करने आता है, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने आपको आना चाहिए। पहले I के जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर I के जगह पे लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट ही एग्जिस्ट होगा। सो द वर्क डन जो है, वर्क डन जो एक्चुअल में एनर्जी एक टाइप का है, वर्क डन जो है वो एक्चुअल में एक टाइप का एनर्जी है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो भी इंपॉर्टेंट है इसका एनर्जी है। W इज इक्वल टू E, आंसर कितना आएगा देखो, माइनस साइन ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं, क्योंकि वर्क डन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखना है, राइट। इतना कुछ साइन विन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिखना है तो आप पहले एक बार माइनस साइन के साथ लिखो, बाद में मैग्नीट्यूड के लिखेंगे तो भी चलता है, राइट। W इज इक्वल टू E, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं, वर्क डन का मैग्नीट्यूड, राइट, तो वैसे डायरेक्शन तो यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है वैसे भी,
तो समझ लो कि जो मैं लिख रहा हूँ ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, वो -n पूछना नहीं कहाँ गया, वो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसलिए -n में नहीं लिखने वाला हूँ। तो 1/2 तो मुझे क्लियर दिख रहा है, हाफ, राइट, L और I0 का स्क्वायर, क्लियर है। कहाँ से आया I0? अपर लिमिट मैंने पुट किया था, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो 0 है, राइट। तो ये जो मुझे आंसर मिला है ये W का आंसर है, राइट। किसका आंसर है? W आंसर है। ओके ओके। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है। देखो ये जो चीज है ना यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है। एक काम करो, स्टेडी करंट का आंसर 1 एम्पियर एज्यूम करो। स्टेडी करंट का आंसर 1 एम्पियर एज्यूम करते हैं। अगर मैं स्टेडी करंट का आंसर 1 एम्पियर एज्यूम करूंगा, मींस I0 का आंसर 1 लूंगा, तो 1 I0 के जगह पे पुट कर दो, यू विल गेट 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को ये पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से L का आंसर निकालूं, याद है मैंने क्या किया, मैंने I0 का वैल्यू 1 पुट कर दिया है और L का अगर आंसर निकाले तो आंसर आएगा 2W, 2 टाइम्स W, मींस जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो है 2 टाइम्स वर्क डन। क्या है वो? 2 टाइम्स वर्क डन। कब होगा ऐसा? जब आपको एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है जो 1 एम्पियर के स्टेडी करंट से बना है, तो जाके जो सेल्फ इंडक्शन है या फिर सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका आंसर होगा ट्वाइस द वर्क डन। बात समझ में आई? जो मैं बोल रहा हूं ना वही नीचे लिखा भी है, तो ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, ध्यान एकदम फिर से। दिस ये दिख रहा है L मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज ट्वाइस द वर्क डन। कभी दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एम्पियर स्टेडी करंट, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट स्टेडी करंट, राइट। ये मेरा बोलने का मतलब आप समझो, डिफाइन वगैरह तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी है। बात समझ में आ रही है? तो L का आंसर ट्वाइस द वर्क डन तक कब होगा? जब आप एक ऐसा स्टेडी करंट लेंगे जो 1 एम्पियर का है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने बोला वही लिखा, देखो हेंस यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ इंडक्टेंस L इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन। याद है मैंने बताया ट्वाइस द वर्क डन कब? इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द स्टेडी करंट, और वो स्टेडी करंट कितने का होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखा है विद द यूनिट करंट इन अ सर्किट, क्लियर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। एक लास्ट पॉइंट बता दूं, बहुत इजी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। याद है मैंने वर्क डन के आगे E भी लिखा था, एनर्जी, थोड़ी देर पहले, फिर रब कर दिया क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, समझ में आता है। वर्क डन एक फॉर्म का एनर्जी है, राइट, एक एनर्जी का फॉर्म। तो ये जो वर्क डन है मीन्स एनर्जी का आंसर है हाफ L I0 स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। एक दोनों में एक सिमिलैरिटी है। जो काम सेल्फ इंडक्टेंस करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही काम करता है मास मैकेनिकल मोशन में। फिर से एक बार फिर से ध्यान दो। जो काम सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन करता है कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही काम मास करता है मैकेनिकल मोशन। अच्छा, क्या काम करता है? मास काम करता है इनर्शिया का, राइट, इनर्शिया। और ये L जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है रोटेशनल मोशन में, वैसा ही सेम है L। ये कैसे काम करेगा? ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जैसा काम करता है, राइट। जैसे कि मास काम करता है जो एक्चुअल में इनर्शिया है इन मैकेनिकल मोशन। तो पॉइंट बहुत सिंपल है। हेंस द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द सेम रोल, और वो कौन सा रोल है? वो है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का रोल, राइट। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का रोल जैसे प्ले करता है वैसे ही प्ले कौन करता है? मास। एज प्लेड बाय द मास मीन्स इनर्शिया इन मैकेनिकल मोशन। बात समझ में आई? तो मेरे बोलने का सिंपल सा मतलब यही है, जो काम L मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मीन्स इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का काम करता है, वैसा ही काम मास करता है, मीन्स इनर्शिया वाला काम कहाँ पे? मैकेनिकल मोशन में। दैट्स इट, सिंपल सा। आई थिंक जो भी मैंने सिखाया है A to Z सबको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। प्रॉपरली नोट्स भी तुम्हारे सामने हैं और वीडियो लेक्चर भी हमारा खत्म हो चुका है। ओके, ठीक है, थैंक यू।